अब नहीं तो कब, इंडिया में खेल अजब। सीट बंटवारा कहां फंसा, क्या है ये आधा रास्ता? केजरीवाल और लालू परिवार ईडी से क्यों टकरार? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो आइए अब शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। और 4 बड़ी खबरें आज शाम 4 बजे की कौन कौन सी हैं, जरा एक नजर इस पर डाल लीजिए। एक एक कर ये खबरें आपके सामने। पहली बड़ी खबर, गुजरात से बिहार, यूपी से पंजाब, इंडिया गठबंधन में गांठ, इसको लेकर बात भी करेंगे। बिहार में बीजेपी के मोहन आरजेडी के वोट बैंक पर नजर। मोहन यादव आरजेडी का वोट बैंक बिहार में यादव वाला, क्या उसमें सेंधमारी कर पाएंगे बीजेपी के लिए, बड़ा सवाल। तीसरी बड़ी खबर, केजरीवाल का हट, ईडी वर्सेस विपक्ष की ये जो तस्वीर बन रही है, इसको लेकर सियासत किस रूप में आगे बढ़ेगी, इस पर भी नजर। और चौथी बड़ी खबर, मोदी की कैबिनेट बैठक, फैसलों का 24 पर असर। तो ये दिन की 4 बड़ी खबरें, शाम 4 बजे की इन 4 बड़ी खबरों से वो 2 खबरें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। गुजरात से बिहार, यूपी से पंजाब, इंडिया गठबंधन में गांठ। सीट बंटवारे को लेकर ये गांठ अभी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी खबर, केजरीवाल का हट, ईडी वर्सेस विपक्ष, ये जो तस्वीर बन रही है, केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो नहीं रहे, चौथी बार समन किया गया, आज भी नहीं पहुंचे। तो ये वो खबरें हैं जिनको लेकर आगे विस्तार से बात होगी। इन खबरों के सियासी समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। आप देख रहे हैं आशीष कुमार सिंह, न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे और समझेंगे इन खबरों को, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं जरा इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और वो बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में घमासान जारी है, और घमासान वही सीट बंटवारे को लेकर जारी है। इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर मामला सुलझने से ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, यही तस्वीर बन गई है। गुजरात में भी आप कांग्रेस में टकराव। भरूच सीट को लेकर यह पूरा का पूरा विवाद है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भरूच सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और ये जो उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है आपने, उससे कांग्रेस नाराज हो गई है। जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी ने फैसला कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से मुमताज पटेल मीडिया के सामने आई हैं। मुमताज पटेल जो अहमद पटेल की बेटी हैं, और अहमद पटेल ये जो भरूच सीट, मतलब एक तरीके से ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट गुजरात में, क्योंकि यहां से वो खुद चुनाव जीते हुए हैं, और उसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो किस तरीके से आहत मुमताज पटेल, वो क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर, उनसे बात की हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने, जरा सुनिए पहले। अलायंस टॉक्स जब तक ऊपर के लेवल पे शुरू नहीं हुई और आपने ये किया, तो ये बिल्कुल प्री मैच्योर था। अब पूरे हाई कमांड से आई एम श्योर सलाह मशवरा करके राइट डिसीजन लिया जाएगा, सिर्फ भरूच सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए। हम तो चाहते हैं गुजरात में ही अलायंस ना हो। तो ये आप मुमताज को सुन रहे थे। और इस सब के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर एक और बड़ा झटका वाली खबर सामने आ रही है, और ये जो खबर है वो हरियाणा से ताल्लुक रखती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है। अशोक तंवर ने आपसे इस्तीफा दिया। कांग्रेस से गठबंधन अशोक तंवर को मंजूर नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उन्होंने आम आदमी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ अशोक तंवर को मंजूर नहीं। तो अब ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, जब काम ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और कैसे कैसे काम हो रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर सवाल क्यों है, ये देख लीजिए जरा आप। आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब की सभी 13 सीटें हम जीत जाएंगे, और वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है पंजाब में नंबर 1 तो कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। तो ये तो पंजाब में देखिए किस तरीके के बोल सामने निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के भरूच से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने खुद किया, और अब कांग्रेस की नेता है मुमताज पटेल, वो सामने आई है, कह रही है आम आदमी पार्टी से गुजरात में गठबंधन होना ही नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी का। अब बंगाल का हाल देख लीजिए। बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है, ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं। और वहीं कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं सीट की भीख कौन मांग रहा है दीदी से, टीएमसी से हमें कोई सीटों की भीख नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है तस्वीर, और ये है नेताओं के बोल। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जब बोल ऐसे हैं तो फिर साथ कैसे आएंगे, जोड़ कैसे होगा। आशीष,
देखिए यही तो चुनौती है, आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी है कि उसका रिफ्लेक्शन हम गुजरात से लेकर के तमाम दूसरे स्टेट्स जिसका आप जिक्र कर रही हैं रोमाना, वहाँ देखने को मिल रहा है। आज गुजरात में अहमद पटेल की बेटी खुद सामने आई और उन्होंने कहा कि भड़ूच में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, जाकर के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। और देखिए ये कोई छोटी बात नहीं थी रोमाना, आप अमेठी में जाकर के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, रायबरेली में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, दिस वाज एज बिग। अरविंद केजरीवाल को ये बात पता थी कि ये पारंपरिक तौर पर अहमद पटेल का इलाका है। ठीक है, पिछले कुछ समय से लोकसभा इलेक्शंस वहां पर साल दर साल बीजेपी जीत रही थी, लेकिन जो हवाला मुमताज ने दिया वो भी फैक्टर इन करना चाहिए कि असेंबली में आम आदमी पार्टी इस पोजीशन पे ही नहीं है कि वो लोकसभा में उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सके। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ एक सीट पर जाकर के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, यानी वो भी जानते थे कि भाई टकराव की स्थिति आ सकती है। उसके बावजूद उन्होंने वैसा किया, और वो भी तब किया जब ये भी क्लियर नहीं था दिल्ली में कि दिल्ली और पंजाब में भी अलायंस हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। जी, लेकिन आशीष यहाँ पर इस बात को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि भरूच वाली सीट अरविंद केजरीवाल जाकर वहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं और सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नहीं आता है। मतलब अगर मुमताज पटेल की बात की जाए तो एक भावनात्मक रिश्ता उनका, उनकी अपनी चाह इस सीट से चुनाव लड़ने की ये जरूर देखी समझी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आधिकारिक पोजीशन या बयान उसका सामने नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यही तो शिकायत है। और आप देखिए इसका क्या नतीजा हुआ, इसका फॉल आउट ये हुआ कि पार्टी में मत विभाजन हो गया। कल शाम की घटना है, कल शाम का डेवलपमेंट है रोमाना, कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है उसने बाकायदा औपचारिक तौर पर प्रस्ताव पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, और उसके बाद इस रेजोल्यूशन को लेकर के मुकुल वासनिक और शक्ति सिंह गोयल, जो कि माफ कीजिएगा अध्यक्ष गुजरात कांग्रेस के, उनके पास जाकर के शिकायत दर्ज कराई गई कि किसी भी कीमत पर भरूच सीट कांग्रेस के पास ही रहनी चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा है ऐसा। तो ऐसे में ये जो गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही है कैसे सुलझेगी, इस पर भी हमारी नजर। बड़ी खबर, इंडिया में सीट शेयरिंग अभी भी फंसा हुआ है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग साफ नहीं हो पाया है। बुधवार को, मतलब बीते कल, 2 घंटे तक बैठक हुई है कांग्रेस समाजवादी पार्टी में। दोनों पार्टियों का दावा है कि आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, कह तो दिया गया आधा रास्ता तय कर लिया गया, लेकिन आधा रास्ता तय कर लिया गया मतलब क्या है? क्या आधी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 80 में से 40 सीटों पर क्या सहमति बन गई है? क्या तय पाया गया है आधे रास्ते में? देखिए बिल्कुल सहमति नहीं बन पाई है और यही जो है असमंजस की स्थिति। आधा रास्ता क्या तय कर लिया गया है रोमाना, अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया था कि कांग्रेस ने बैठक के लिए बुलाया, लेकिन बैकडोर से मायावती से टॉक्स चल रही है और इस वजह से वो बैठक जो है हुई ही नहीं थी। तो अब की से बैठक हो गई है, बस वो आधा रास्ता तय कर लिया गया है, क्योंकि अभी भी जो पिछली बार कांग्रेस की तरफ से, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस ने कहा है कि आप किन किन सीटों पर लड़ना चाहते हैं, कौन कौन सी सीटें जो है कांग्रेस को देना चाहते हैं, वो जो है एक लिस्ट लेकर के आई है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई लिस्ट नहीं पहुंची है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, आज है 18 तारीख और जब पिछली इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जो चौथी बैठक हुई थी, कहा गया था कि 20 जनवरी तक सीटें का जो सीटें का जो फॉर्मूला है वो सामने आ जाएगा, लेकिन 2 दिन बचे हैं, कहीं से लग नहीं रहा है कि कहीं कोई डेवलपमेंट हुआ भी है। जी बिल्कुल, अभी तो सिर्फ अगर पार्टियों की बात मान ली जाए आधा रास्ता ही तय हुआ है। अभी मंजिल तक कब तक पहुंचेंगे इसके बारे में दूर दूर तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इस सब के बीच अगली बड़ी खबर, ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। चौथा समन ईडी की तरफ से केजरीवाल को दिया गया था। केजरीवाल ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है, ईडी का नोटिस गैर कानूनी। केजरीवाल बोले, मुझे गिरफ्तार करने की साजिश बीजेपी ही ईडी को चला रही है। एक तरीके से ईडी के नोटिस को लेकर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी ईडी चला रही है, तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे। अंकित, चौथा समन था ईडी की तरफ से और आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए। सवाल यह कि क्या कानूनी तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई यहां से नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या हो सकता है इस मामले में आगे? देखिए निश्चित तौर पर, कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो मुश्किलें बढ़ेंगी और इससे उनका जो है जो एक पक्ष है वो कमजोर होगा,
क्यों कमजोर होगा? क्योंकि लगातार आप जो है ईडी से ये पूछ रहे हैं कि मुझे बुलाया किस हैसियत से जा रहा है। अगर आपको यही सवाल पूछना और ईडी जवाब नहीं दे रही है तो आप कोर्ट के सामने जाकर के अपना पक्ष वही पूछ सकते हैं कि ईडी मुझे किस हैसियत से बुला रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो जवाब है वो काफी हद तक एक राजनीतिक जवाब आता है और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता लगातार कहते क्या है कि अरविंद केजरीवाल को चुनावों से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है जिससे कि वो चुनाव प्रचार न कर सके। इसी तरीके की बात नवंबर में जब पहला सम्मन भेजा गया था तब भी कही गई थी कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर सके और अब फिर उसी तरह की बातें कही जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का यहां पक्ष कमजोर हो रहा है। हालांकि एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन को भी जो है 7 बार सम्मन भेजा गया था, नहीं गए। 8वीं बार अब वो पूछताछ के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है एक बार फिर से सम्मन नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन हाँ पक्ष जरूर कमजोर हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। अंकित गुप्ता आपका भी, आशीष कुमार सिंह आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। बात एबीपी न्यूज की उस खबर की जिसका हुआ है बड़ा असर। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है। गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है। एबीपी न्यूज ने अपने शो सीधा सवाल में इस मुद्दे को उठाया था और उसी का ये असर आपको बता दें। एबीपी न्यूज के शो सीधा सवाल में संदीप चौधरी ने गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया था जिस पर अब ये असर हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ संदीप चौधरी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संदीप से। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, जन सरोकार का मुद्दा आपने उठाया और खबर ने असर दिखाया। संदीप। बिल्कुल रोमाना, ये दरअसल एबीपी न्यूज की टैगलाइन जो है आपको रखे आगे। जो जनहित की बात होती है, आम आदमी के सरोकार, किसानी की जो बात थी, अब 7 साल से योगी सरकार है, 2 बार ही एसएपी स्टेट एडवाइज प्राइस जो मतलब सरकार का समर्थन मूल्य होता है राज्य सरकार का, वो बढ़ाया गया है। एक बार 25 रुपए, एक बार 10 रुपए। लेकिन इस बार एक चुप्पी थी। 28 जून को केंद्र सरकार ने फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस 10 रुपए बढ़ा दिया था, लेकिन नवंबर 15 से पेराई शुरू हो चुकी है गन्ने की। लेकिन किसान इंतजार कर रहा था कि भाई किस दाम पर हम उतार रहे हैं अपना गन्ना मिल में। सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। हमने ये सवाल किया और देखिए 2 दिन के भीतर इसका असर होता दिखा है। किसान दरअसल 450 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मांग रहे हैं, लेकिन ये दाम अब 370 है। तो किसान मान जाएंगे। ऊंट के मुंह में जीरा है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये खेल होगा या थोड़ी खुशी की भी लहर है, ये अभी पता लग जाएगा हमें कुछ ही दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। इस तरीके से ही आप लगातार जन सरोकार के मुद्दे उठाते रहें, यही एबीपी न्यूज हमेशा करता आया है। अपनी जिम्मेदारी हम आगे भी यूं ही बढ़ाते रहेंगे।